कुछ लोग अननोइंगली कुछ मेडिसिन डालना शुरू कर देते हैं, उनके साइड इफ़ेक्ट्स भी हो जाते हैं। तो ये 3-4 चीज़ें हैं कि जिसकी वजह से आँखों की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। मेरे पास में भी पेशेंट्स आते हैं कि डॉक्टर साहब 2 महीने से इसको कम दिख रहा है। तो आई इज़ सच अ इम्पोर्टेंट ऑर्गन, यार उसको प्रॉब्लम 2 महीने से हो रही है, 2 महीने में उसकी प्रॉब्लम कहाँ से कहाँ पहुँच गई, आपको 2 महीने पहले आ जाना चाहिए था। मोतियाबिंद का जो ऑपरेशन है ये सिर्फ बड़ों में ही होता है या फिर ये बच्चों में भी होता है अब? जितना ज़्यादा स्क्रीन टाइम होगा, उतना ब्लिंक रेट कम होगा, उतना कम ऑक्सीजन होगा आई का, और उतना ज़्यादा ड्राई आइज़ के सिम्टम्स होंगे। जो बीमारी आपको 50 ईयर्स के बाद में होनी है, वो आज के 20s में मिल रही है देखने को। आंखों के लिए हमें क्या एक्सरसाइज करनी चाहिए और किस तरह की डाइट लेनी चाहिए? हम लोग 140 करोड़ लोग हैं और 100 करोड़ से ऊपर हम लोग मोबाइल फ़ोन यूज़र हैं हाँ बेसिकली जी, उसमें। बिल्कुल। तो जिस तरीके से वो बढ़ रहा है, तो हर किसी को चश्मा लग ही जाना है। विदर्स के इस पॉडकास्ट में मैं अनु वर्मा एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ। आज विदर्स में बात होगी आपकी आंखों की। आप अपनी इन आंखों से इस खूबसूरत संसार को देखते हैं, लेकिन बहुत बार जब आपकी आंखों में कुछ प्रॉब्लम्स आने लगती हैं तो आप उसे नज़रअंदाज कर देते हैं, जो कि आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो आज बात होगी आपकी आंखों की कि आपको अपनी आंखों का ध्यान कैसे रखना चाहिए। अगर आपकी आंखें लाल हो जाती हैं तो उसमें आपको क्या करना चाहिए, क्या क्या केयर आपको करनी चाहिए अपनी इन खूबसूरत आंखों का ध्यान रखने के लिए। तो आज जिन गेस्ट को आज विदर्स में हमने इनवाइट किया है वो हैं साईं आई केयर के फाउंडर डॉक्टर ललित कुमार सिंगल जी। तो चलिए मिलते हैं डॉक्टर ललित कुमार सिंगल जी से। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर, वेलकम टू आवर शो। थैंक यू अनु जी, थैंक यू वेरी मच। सर, आजकल जो हम एक मेन प्रॉब्लम देख रहे हैं कि आजकल आंखों की जो समस्या है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। इसके आखिर मेन कारण क्या हैं? आ, अगर एनसीआर की आज सच बात की जाए, पॉल्यूशन बहुत बड़ा फैक्टर है। हम्म, क्योंकि जो एक्यूआई लेवल हम लोग देखते हैं, वो शरीर की हर चीज़ को प्रभावित करता है, बट आइज़ को भी स्पेशली काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करता है। स्क्रीन यूसेज, पुअर हम्म, न्यूट्रिशन, ये कुछ फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से जो है ना आंखों की प्रॉब्लम बढ़ गई है। और इसके साथ में मेडिसिन्स भी एक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है, हम्म, जो इजीली मिल जाते हैं। कुछ लोग अनोइंगली किसी स्पेशलिस्ट के पास न जाके कुछ मेडिसिन डालना शुरू कर देते हैं, उनके साइड इफ़ेक्ट्स भी हो जाते हैं। तो ये 3-4 चीज़ें हैं कि जिसकी वजह से आंखों की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। लैक ऑफ अवेयरनेस, हम लोग हम्म, बहुत हल्के में लेते हैं कि यार ठीक है, आइज़ में चल रहा है, कुछ प्रॉब्लम होगी 2 दिन के बाद दिखा लेंगे, 4 दिन के बाद जाएंगे। और सिमिलरली एट द इवन बच्चों में भी अगर कोई प्रॉब्लम होती है, तो मेरे पास में भी पेशेंट्स आते हैं कि डॉक्टर साहब 2 महीने से इसको कम दिख रहा है, अब मैं दिखाने आया हूँ। तो आई इज़ सच अ इम्पॉर्टेंट ऑर्गन कि आप 2 महीने से आप घर पर बैठे हो, हम्म। यार उसको प्रॉब्लम 2 महीने से हो रही है, 2 महीने में उसकी प्रॉब्लम कहाँ से कहाँ पहुँच गई, आपको 2 महीने पहले आ जाना चाहिए था। तो जी। ये थोड़ा-सा है जो आपको जिसकी वजह से मुझे लगता है कि जो छोटी-सी बीमारियाँ होती हैं, जो बड़ा रूप ले लेती हैं। क्या कुछ खास सिम्पटम्स होते हैं कि हमें ऐसे लगने लगता है कि शायद हमारी आंखों में कुछ प्रॉब्लम्स आने वाली है, कुछ खास सिम्पटम्स होते हैं? देखो, विज़न एक मेन मेन फैक्टर, हम्म, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ विज़न। हम्म, आपको आँख के अंदर अगर आपको विज़न की प्रॉब्लम है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपको लग रहा है कि मैं किसी भी चीज़ में एक आई से या दूसरे आई से देखने में सक्षम नहीं हूँ, तो हम्म, वो एक सबसे बड़ा फैक्टर वही है। अगर आप प्रॉपर्ली नहीं देख पा रहे हो, या आपका बच्चा है, अगर सपोज़ली वो कंप्लेन नहीं कर सकता, वो हर किसी स्क्रीन को बहुत पास से देख रहा है, या स्कूल में स्पेलिंग मिस्टेक्स कर रहा है। हम्म, कभी-कभी होता है ब्रिलियंट किड है, आईक्यू बहुत अच्छा है, बट वह छोटी-छोटी पिटी मिस्टेक्स हो रही हैं स्कूल में, वो ब्लैक बोर्ड से सही से नोट डाउन नहीं कर पा हम्म, रहा, या थोड़ी देर 15-20 मिनट पढ़ने के बाद में उसका दिमाग लगता ही नहीं है, वो उठ के भाग जाता है। हम्म, क्योंकि वो बताएगा नहीं आई स्ट्रेन हो रहा है। और हम लोग लगेगा यार इसका नेचर ही इस तरीके से है, इसकी हैबिट इस तरीके से है, और वो आपको नहीं बताएगा आँख में दर्द होना शुरू हो जाता है या सिर में दर्द होना शुरू हो जाता है, तो वो सीधे-सीधे वो चीज़ से जो है गायब हो जाता है, वो चीज़ को अवॉइड करना शुरू कर देता है। तो ये छोटे-छोटे सिम्पटम्स हैं जिनको आपको पकड़ना चाहिए, और जिनको मुझे लगता है कि जिनके लिए आपको दिखाना चाहिए। डॉक्टर हम बहुत बार देखते हैं कि अक्सर कई बार ऐसा होता है कि जब बच्चों को आइज़ में दर्द हो रहा होता है या उनके एग्ज़ाम्स जब आने वाले होते हैं तो कई बार पेरेंट्स ऐसे कहते हैं कि शायद आप बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे हो, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा ले रहे हो, इसी वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। अक्सर देखते हैं कि बच्चों को एक आधे सर में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है। तो
ये इसके मेन क्या इट कारण कुड हो बी से? बिकॉज ऑफ थोड़ा बहुत नंबर। हुँ, कभी कभी होता है कि किसी का 0.5 डायप्टर या पॉइंट लेस देन 1 डायप्टर का नंबर है और उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये इसी तरीके से समझ लीजिए जस्ट लाइक ए कैरिंग अ वेट। हुँ, अगर मैं आपको 200 ग्राम वजन दे देता हूँ या आधा हाफ के जी वेट दे देता हूँ और आपको बोलता हूँ कि आप ऐसे करके रख रहा हूँ, हुँ। अगर आपका जितना स्टेमिना होगा उतनी देर तक तो आप कर हाँ पाओगे। जी। उसके बाद में अगर आपको 8 घंटे कंटिन्यूशन में पढ़ना है और थोड़ा सा भी नंबर है, तो बाय द इवनिंग बाय द आफ्टरनून वो आपको टायर्ड कर देगा, आपको हेडेक होना शुरू हो जाएगा। उनको हम लोग एस्थेनोपिक सिम्टम्स कहते हैं, जिसमें पानी भी आएगा आँख से, कभी-कभी, कभी-कभी सिर में भी दर्द होगा, आँख हुँ, में भी दर्द होगा और आपकी जो ब्लरी विज़न है वो बढ़ जाएगी। तो इसके लिए ये बहुत सिंपल सी चीज़ है जो प्रेज़ेंटेशन होता है जब थोड़े-थोड़े नंबर होते हैं आई के अंदर, हुँ। और सिंपल चेकअप से जब हम लोग कुछ दवा डाल के चेक करते हैं आई को, उनसे वो रिवील हो जाता है। और चश्मे की फॉर्म में लगाने से, स्पेशली अगर बहुत ज़्यादा नंबर नहीं है, तो हम लोग एडवाइस करते हैं भाई आप पढ़ाई करते समय लगा लो, एटलीस्ट कि वो पढ़ाई के वक़्त आपका कंसंट्रेशन थोड़ा बेटर हो जाए। रेगुलर चेकअप हमें कितने टाइम बाद करवाते रहना चाहिए अपनी आँखों का? एनुअली होना चाहिए, साल भर में होना चाहिए, बट इन स्पेशल सर्कमस्टेंसेस जहाँ आई की डिजीज़ हैं, या बच्चों का तेज़ी से नंबर बढ़ रहा है, या हुँ, कोई डायबिटिक पेशेंट है जिसको शुगर का असर है आँख के ऊपर, तो 6 मंथली हम लोग रिकमेंड करते हैं। बट बहुत रेयर चीज़ें होती हैं जैसे काला मोतिन वगैरह है, तो उसमें फ्रीक्वेंट चेकअप भी रिकमेंड करते हैं। हुँ। बट एक नॉर्मल इंसान को साल भर में एक बार आई चेकअप ज़रूर करा लेनी चाहिए। नॉर्मल एडल्ट को एक बार आई चेकअप ज़रूर करा लेनी चाहिए साल भर में। खासतौर से बच्चों में हम लोग रिकमेंड करते हैं, अगर नंबर है चश्मे का तो 6-6 महीने पर आप दिखाओ, सो दैट जी। हम लोग डॉक्यूमेंट कर सकें कि नंबर बढ़ रहा है, किस रफ्तार से बढ़ रहा है। हमारे पास मशीनें हैं जो ये चेक करके बता देती हैं कि किस लेवल पर उसको कमज़ोरी बढ़ रही है, सो दैट हम लोग उनको पहले से रोक सकते हैं। मैंने एक चीज़ ज़रूर देखी है डॉक्टर कि जब हम अपना चश्मा लेने जाते हैं ना, उस पे तो हम बड़ा ध्यान देते हैं कि कौन-सा हमारे ऊपर सूट करेगा और हम वहीं पर अपना चेकअप भी करवा लेते हैं आइज़ का, जबकि इसके लिए एक प्रॉपर जब एक आई स्पेशलिस्ट है हमारे पास, तो हमें वहाँ जाना चाहिए। लेकिन हम वहीं पे अपना चेकअप करवा लेते हैं, तो वो हमें बता देते हैं कि थोड़ा-सा आपका नंबर बढ़ा हुआ है या कम है। तो ये क्या ठीक है हमारे लिए? बच्चों में तो खास तौर से ठीक नहीं है, लेकिन दोनों चीज़ें हैं। मैं हिंदुस्तान में 140 करोड़ पॉपुलेशन है और मेरे ख्याल से शायद 22 आई सर्जन्स हैं, तो नहीं टेक केयर कर पाएँगे 140 करोड़ पॉपुलेशन का। तो उसमें ये जो चश्मा चेकअप वहाँ करते हैं वो ऑप्टोमेट्रिस्ट होते हैं, क्वालिफाइड होते हैं, हुँ, लेकिन अडल्ट्स में कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन जहाँ डायलेटेड रिफ्रेक्शन चाहिए, अभी भी अडल्ट्स में भी मैं देखता हूँ मेरी क्लिनिक में बहुत सारे पेशेंट्स को डायलेटेड रिफ्रेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है, जिसमें दवा डाल के हम लोग 2 तरीके से रिफ्रेक्शन करते हैं। इनको ड्राई और उसके बाद वेट रिफ्रेक्शन कहते हैं, इस तरीके से तो हम लोग करते हैं। तो उससे डबल चेक हो जाता है, क्रॉस चेक भी हो जाता है कि कितना नंबर पेशेंट का है, कितना नंबर उनको रिक्वायरमेंट है। हुँ। अगर आप बिना दवा डाले चेक करते हैं तो उसमें नंबर हमेशा थोड़ा गड़बड़ होने के चांसेस होते हैं। तो आइडियली तो एक चेकअप आपके पास एक आई स्पेशलिस्ट का होना चाहिए। उसके बाद फॉलोअप पर अगर आपके ग्लासेस में बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं है, थोड़ा बहुत नंबर अप एंड डाउन है, तो हुँ, आप फिर वहाँ रिफ्रेशन करा के आगे काम कर सकते हो। और जी। एक पर्टिकुलर एज 20 साल से पहले ट्राई करें बच्चों में खास तौर से कि आप किसी आई स्पेशलिस्ट को ही दिखाएं। हुँ, 20 साल से 40 साल की एज ऐसी होती है जहाँ पर आप जो है उनका आपका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, जो रिफ्रैक्टिव स्टेटस होता है आई का, वो बदलता नहीं है बहुत फ्रीक्वेंटली, तो स्टेबल ही रहना है। तो आप उसमें एनुअली आप अगर किसी ऑप्टोमेट्रिस्ट के पास जाके आप इन ऑप्टिकल शॉप्स पे जाके चेक करा रहे हो, तो उसमें बहुत और वेरिएशन नहीं है बहुत ज़्यादा, तो आप कंटिन्यू कर सकते हो उन क्लासेस को। और अभी आपने बात की थी मोतियाबिंद शायद इसको बोलते हैं, तो इसका जो ऑपरेशन है ये मतलब ये सिर्फ़ बड़ों में ही होता है? क्योंकि अक्सर हम बड़ों का ही हुँ, सुनते हैं कि हुँ। बड़ों का ऑपरेशन है आज, हमारी दादी का ऑपरेशन है, हमारे हुँ, दादाजी हुँ। का ऑपरेशन है, तो या फिर ये बच्चों में भी होता है अब? देखो 2 चीज़ें अलग-अलग हैं। काला मोतियाबिंद हम लोग ग्लोकोमा में कहते हैं, नॉर्थ इंडियन पार्ट में हम लोग काला ओके। मोतियाबिंद ग्लोकोमा कहते हैं। हुँ, ग्लोकोमा एक अलग डिज़ीज़ है और जो ऑपरेशन जिसके लिए करते हैं वो सफ़ेद मोतियाबिंद होता है, एक कैटरैक्ट होता है, हुँ, जिसके लिए हम लोग ऑपरेट करते हैं। तो कैटरैक्ट कुड बी लाइक डेवलपमेंटल, कंजेनिटल भी होता है, माँ के हुँ, पेट से भी आ सकता है, अगर गर्भाशय में कोई अगर बीमारी है, उसके कारण से भी मोतियाबिंद बन सकता है। और कभी-कभी डेवलपमेंटल भी होता है। डेवलपमेंटल मतलब बचपन में ठीक चल रहा है, 8-10 साल, 15 साल तक बच्चे का ठीक रहा, उसके बाद में उसे जल्दी अर्ली एज में कैटरेक्ट हो गया, 20s में हो गया, 30s में हो गया। तो इट कुड बी डेवलपमेंटल कैटरेक्ट। मोतियाबिंद किसी भी प्रकार से, और एज रिलेटेड इज़ समथिंग जो सेनाइल कैटरेक्ट है, वो सबको होना ही होना है। हुँ, किसी भी प्रकार से आपके लेंस में अगर सफ़ेदी आ गई, तो उसे मोतियाबिंद कहते हैं और उसका जी। ट्रीटमेंट सिर्फ रिप्लेसमेंट है, एक छोटी-सी सर्जरी करके 4 या 5 मिनट का प्रोसीजर होता है जिसमें हम लोग कोई इंजेक्शन पट्टी वगैरह नहीं लगाते हैं और उसे हम लोग रिप्लेस कर देते हैं उस लेंस को और उसकी जगह आर्टिफिशियल लेंस लगा देते हैं और डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट द पेशेंट, और उसके बाद वो काम करता रहता है अच्छे से लाइफ तो लॉन्ग। इसका मतलब उसके बाद ऑपरेशन के बाद अपना ध्यान कैसे रखना होता है? क्या कुछ ख़ास ट्रीटमेंट भी लेना होता है? वो जो रिकमेंडेड ट्रीटमेंट होता है वो बहुत हुँ, ज़्यादा नहीं है, 3 से 4 हफ्ते में। अभी जो प्रोसीजर्स हो गए हैं उसमें 1 से 2 दिन में रिकवरी हो जाती है, तो आप अपने रूटीन काम पर जा सकते हो, बट हाइजीन आपको ध्यान रखना है
कि यू डोंट हैव टू पुट एनीथिंग बैड इनसाइड द आई। गंदा पानी, गंदा कपड़ा, रुमाल, कोई गंदगी नहीं जाए, हम्म अनहाइजीनिक तरीके से आपको आई को ट्रीट नहीं करना। जो भी मेडिसिन डाल रहे हैं उनके टिप को टच नहीं करना, वो सब चीज़ें आपको ध्यान रखना है। और कोई भी सर्जरी के बाद में वी डू रिकमेंड आई ड्रॉप्स फॉर सर्टेन ड्यूरेशन, लाइक करीब 1 महीने तक हम लोग दवाइयाँ देते हैं। 1 महीने से 45 दिन तक दवाई की रिक्वायरमेंट हम्म होती है। तब तक आप थोड़ा सा लिड हाइजीन का मेंटेन रखें, अच्छे से साफ़ सफाई का ध्यान रखें, आँख के आसपास की स्किन का, बस उतना रिक्वायरमेंट होता है। अच्छा, जब हमारी आँखों में हमें इचिंग होती है, तो हमें क्या करना चाहिए? क्योंकि अक्सर कई बार हम आँखों को ऐसे रब करने लग जाते हैं, तो उस समय हमें क्या करना चाहिए? क्योंकि कई बार बहुत ज़्यादा खुजली होने लगती है आँखों को, तो कंट्रोल नहीं होता है, तो ऐसे में क्या करें? आँखों की जो सतह होती है अंदर से, वो बहुत सॉफ्ट होती है। हुँ, जितना आप रगड़ दोगे उतना वो अंदर आप डैमेज कर लोगे उसमें। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आपको अगर आइस क्यूब मिल जाए तो एक टेक इट इन अ पीस ऑफ क्लॉथ या साफ इसमें रखकर ऊपर से आप ठंडी सिकाई कर सकते हो, वो आपको इमीडिएट रिलीफ देगा। हुँ, आई रबिंग बिल्कुल भी नहीं करना है। कोल्ड स्पंजिंग कर सकते हैं। आपको सपोजली आइस क्यूब नहीं मिलता, आप ठंडा पानी लेके आंख बंद करके उसको उसमें थोड़ा डिप कर सकते हो ऊपर से क्लोज करके, उसको आपको इमीडिएट वो होगा। और इन केस अगर और कुछ आई ड्रॉप्स बेसिकली जो हेल्प करती हैं इसमें, अगर कोई लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप हो, हुँ। जो बहुत कॉमनली प्रिस्क्राइब है, हमारे नॉर्मली रेफ्रिजरेटर में रहते हैं, जो लोग कंप्यूटर वगैरह पे काम कर रहे थे उनके, तो वो आपको इमीडिएटली अगर डालते हैं तो उससे फ़ायदा होगा आपको। जेल पैड्स आते हैं, आई जेल पैड, जो हाँ जी। हुँ। रेफ्रिजरेटर में आप रखो और उसके बाद उसको रख लो, ये अप्लाई कर लो, उससे आपको फ़ायदा हो जाएगा। बट यू डोंट हैव टू रब योर आइज, या आपको स्प्लैश नहीं करना टैप वाटर डायरेक्टली, यू डोंट हैव टू हिट टैप वाटर डायरेक्टली इनटू द आई। ये दो चीज़ें नहीं करनी जो आपको इचिंग के सब करना है। बच्चों का स्क्रीनिंग टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, हम्म। तो ऐसे में उनके स्क्रीनिंग टाइम को कैसे कम किया जाए? और अगर ज़्यादा बढ़ गया है, तो क्या-क्या इफ़ेक्ट्स उनकी बॉडी में आ सकते हैं? स्क्रीन टाइम हम लोग रिकमेंड करते हैं 5 साल से छोटे बच्चे को तो आप स्क्रीन मत ही दो, हुँ, ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि जितना ज़्यादा स्क्रीन टाइम होगा उतना ब्लिंक रेट कम होगा, उतना कम ऑक्सीजन होगा आई का, और उतना ज़्यादा ड्राई आइज के सिम्टम्स होंगे। जो हुँ, बीमारी आपको 50 ईयर्स के बाद में होनी है वो आज 20s में मिल रही है देखने को, ड्राई आइज डिजीज़ जो है, एंड दैट इज़ बिकॉज ऑफ स्क्रीन यूसेज। हुँ, ट्राई टू रिड्यूस स्क्रीन टाइम एज लो एज पॉसिबल, जितना कम पॉसिबल हो। जो कोई इसका कोई रिकमेंडेशंस नहीं है, बट ये कि जैसे जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ सिंगापुर का या जापान का, जहाँ बहुत अर्ली स्टेज में स्क्रीन देते हैं, ऑलमोस्ट 100% बच्चे ग्लासेस यूज़ करते हैं। और ये प्रिडिक्शन हिंदुस्तान में भी हो गया है। जिस तरीके से स्क्रीन यूसेज बढ़ रहा है, हाँ जी। हम लोग 140 करोड़ लोग हैं और 100 करोड़ से ऊपर हम लोग मोबाइल फ़ोन यूज़र हैं हाँ बेसिकली जी, उसमें। बिल्कुल। तो जिस तरीके से वो बढ़ रहा है, तो हर किसी को चश्मा लग ही जाना है, हर किसी को एक तरीके का माइओपिया डेवलप हो ही जाएगा, कुछ ना कुछ नंबर आ ही जाएगा, एक पर्टिकुलर एज पे देते हैं। छोटे बच्चे जो होते हैं ना, वो एक तरीके के छोटे पौधे की तरह होते हैं, जिधर की तरफ जिस डायरेक्शन में आप मूव करोगे उस तरीके से हो जाता है। ऐसे आइज़ के साथ में भी हुँ, है। तो उसमें जितनी छोटी स्क्रीन होगी, खासतौर से मोबाइल फ़ोन वगैरह हो गए, वो ज़्यादा ही हानिकारक हैं। जितनी बड़ी स्क्रीन होगी थोड़ी कम हानिकारक है। जैसे टेलीविज़न पहले बचपन में आपने सुना होगा कि अब बहुत दूर से हाँ दिखाते जी। थे, है हुँ, ना? अभी तो हुँ, स्क्रीन ही सब चलकर यहाँ आ गई है। तो डेफ़िनेटली देयर आर हार्मफुल फॉर आइज़। तो उस केस में आपको यही करना है कि जितना कम हो सके उतना बेटर है। और अगर आपको लगता है कि अनअवॉइडेबल है तो 2 से 3 घंटे टिल 12 ईयर्स ऑफ एज, और उसके बाद में 12 से 18 के बीच में आप उसे 3 से 4 घंटे कर सकते हो। एडल्ट एज में आफ्टर 18 टू 20 ईयर्स आप 5 टू 6 आवर्स 8 आवर्स तक रख सकते हो। बट मेन जो जो मेन लाइन है वो यही कि ट्राई टू रिड्यूस योर स्क्रीन टाइम एज लो एज पॉसिबल। पर आजकल डॉक्टर हम बात करें बच्चों की, तो बच्चों को तो छोड़िए, जो हमारे बड़े हैं ना, हमसे भी जो बड़े हैं, जो मतलब हम्म। बच्चों के दादा-दादी हैं, वो लोग भी खूब, मतलब उनके हाथ में भी 24 घंटे अब फ़ोन रहता है, टीवी कम, फ़ोन ज़्यादा रहता है, और ऐसे में उनको भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही हैं, उनको आँखों में भी दर्द होना शुरू हो रहा है, और ऐसे में मैं देख रही हूँ कि जो हमारे जो बुज़ुर्ग हैं, उनके ऑपरेशन बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, हम्म। तो उनको कैसे कंट्रोल में किया जाए? एज रिलेटेड जो चेंजेस हो रहे हैं आई के अंदर, कैटेक्ट तो सभी को होना है, और वो अभी अभी पहले से क्या हो गया, पहले जो कैटेक्ट का जो ऑपरेशन होता था वो 60 साल बियॉन्ड में होता था। हुँ, पहले आपने सुना होगा अपने, जैसे अपने फादर का भी सुना होगा कि यार 60s में या 70s में उन्होंने ऑपरेट कराया। बट अभी एज पहले हो गई है, खास तौर से एनसीआर में 40s में मैंने देखा कि इतने सारे लोग आते हैं ऑपरेशन कराने, या उनको अच्छा। कैटेक्ट हो जाता है अर्ली एज में। ये 2-3 कारणों से होता है। एक तो हम लोग का स्क्रीन, थोड़ा हमारा डाइट, हुँ, डायबिटीज़ बहुत पहले होने लगा है, डायबिटीज़ और मेडिकेशंस की वजह से भी हो जाता है, पॉल्यूशन है, पॉल्यूटेंट्स हैं, इन सब कारणों से ये जो बीमारियां हैं वो पहले होनी शुरू हो गई हैं। और दूसरा अवेयरनेस भी हो गई है। पहले लोगों को जब मोतियाबिंद हो जाता था तो लोग, पीपल वर नॉट अवेयर, वो जाते ही नहीं थे डॉक्टर के पास दिखाने के लिए।
अब अवेयरनेस भी हो गया तो उसकी वजह से हर किसी को आप रूटीन में दिखाने आते हैं और उनको सजेस्ट करते हैं कि भाई आपको मोतियाबिंद है और आपको ये बीमारी है, ये लक्षण है आपके, उससे कोरिलेट कर रहे हैं और यू कैन हैव बेटर लाइफ आफ्टर पुटिंग दीज थिंग। तो उसकी वजह से सर्जरीज डेफिनेटली काफ़ी बढ़ गई हैं और इसलिए अब बहुत फ्रीक्वेंटली होने लगी हैं। आँखों की सर्जरी के लिए हमें क्या तैयारी करनी चाहिए? मतलब क्या कुछ ख़ास ध्यान रखना चाहिए? मेन चीज़ आपका शुगर, ब्लड प्रेशर, कुछ चेकअप्स होते हैं, हुँ, जैसे आपके बॉडी में हम लोग वायरल मार्कर्स वगैरह कराते हैं, शुगर, ब्लड प्रेशर करते हैं, वो सब आपका नॉर्मल होने चाहिए। अगर डिपेंड करता है कौन सी सर्जरी आप करा रहे हो, जैसे अगर आपको रिफ्रेशिंग जैसे चश्मा हटाने वाली सर्जरी करनी है 20 से 40 साल की एज में, हुँ, तो सबसे पहली चीज़ आपका नंबर 1 साल तक स्टेबल होना चाहिए। अच्छा। आपकी एज 18 साल से ऊपर होनी चाहिए। कुछ चेकअप्स हम लोग करते हैं अपनी क्लिनिक में, वो देखने के लिए कि आपका नंबर सेफली हटा सकते हैं या नहीं हटा सकते हुँ, और उसकी लिमिट क्या है और वो हुँ, आपको अगले 10 साल में, 15 साल में परेशान तो नहीं करेगा, दोबारा का नंबर लौट कर तो नहीं आएगा। तो ये सारे इक्विपमेंट्स हमारे पास में हैं जो कि पहले से चेकअप करके बता देते हैं कि आपकी आई इन सर्जरीज के लिए फिट है या नहीं। बाकी अगर एज जैसे अगर हम लोग बात करें एल्डरली लोगों की जिनमें हम लोग मोतियाबिंद का ऑपरेशन करते हैं, हुँ, तो उसमें मेन चीज़ शुगर, ब्लड प्रेशर हम लोग चेक करते हैं। प्लस आजकल अलग अलग प्रकार के लेंस आ गए हैं, आप पहले से प्रेडिक्ट करके बता सकते हैं कि किस तरीके का विज़न आप देखना चाहते हो। आप चश्मा लगाना चाहते हो, नहीं लगाना चाहते हो, रीडिंग के लिए, डिस्टेंस के लिए, या क्या काम करते हो, आप ड्राइव करते हो बहुत ज़्यादा अच्छा। या रीडिंग का आपका बहुत ज़्यादा काम है, उसके हिसाब से हम लोग कस्टमाइज़ करके वो लेंसेज हम लोग को उनको ऑफ़र करते हैं और उनको फिर उस हिसाब से ट्रीट करते हैं। लेसिक सर्जरी भी होती है लेसिक सर्जरी बहुत कॉमन सर्जरी है और वो जो हम क्या है लोग और इसके फ़ायदे क्या हैं? ये 20 से बताइए? 40 साल के बीच में हम लोग जब चश्मा हटाने की टेक्निक को हम लोग लेसिक कहते हैं हुँ, और उसमें जो लोग चश्मा लगाना पसंद नहीं करते, अच्छा। क्योंकि लेसिक इज़ नॉट अ ट्रीटमेंट। बेसिकली लेसिक हम लोग एडवाइस करते हैं, इट्स जस्ट फॉर द रिमूवल ऑफ ग्लासेस। अगर आपको चश्मा लगाना पसंद नहीं है, खासतौर से फीमेल्स, मेरे पास बहुत पेशेंट्स आते हैं कि जिनको चश्मा लगाना पसंद नहीं होता, तो उनको हम लोग कुछ चेकअप्स करते हैं और उनकी आई अगर सूटेबल होती है उस प्रोसीजर के लिए, तो फिर हम लोग लेज़र करके उस नंबर को हटा देते हैं। तो लेसिक बहुत पुराना एक वर्ड है, बहुत पुरानी टेक्निक है, लेकिन उसके बहुत सारे मॉडिफिकेशन अभी आ हुँ, गए हैं और अभी जो लेटेस्ट एडवांसेस हैं उनके हिसाब से ये टेक्नोलॉजी बहुत सेफ हो गई है, बहुत फास्ट हो गई है और हुँ, रिकवरी भी फास्ट हो गई है इसकी। तो उसकी वजह से जो है नाउ वी आर लाइक मोर लाइक क्लेवर इन कंपैरिजन की हम लोग के जो फेलियर रेट्स हैं वो ऑलमोस्ट नील हो गए हैं, ज़ीरो हो गए हैं और पहले से हम लोग प्रेडिक्ट कर लेते हैं कि ना इसको टच करना है, कि नाकों में करना है, किन में नहीं करना है। तो ये सर्जरी करवा ली हमने जैसे कि मेरा एक काम है हुँ, प्रेज़ेंट हुँ। करने का तो ज़ाहिर-सी बात है कि मेरे को चश्मा नहीं लगाना है क्योंकि मेरे हुँ, को हुँ। कैमरे के सामने आना है। तो उसके बाद जब अगर मेरा ऑपरेशन हो गया, तो मुझे कुछ रेगुलर चेकअप करवाना होता है या फिर एक बार ऑपरेशन हो गया बस ठीक है फिर? आइडियली उसमें जब हम लोग ऑपरेट करते हैं तो ऑपरेशन से पहले 1-2 चेकअप आपके करते हैं। हुँ, आई के सारे जो लेयर्स हैं उनको चेक करते हैं, दवा डाल के पर्दा चेक करते हैं, आपका रेटिना चेक करेंगे, आपकी कॉर्निया को चेक करेंगे, आपके लेंस को चेक करेंगे कि कोई और बीमारी तो नहीं है आपकी आई के अंदर। और सर्जरी करने के बाद में कुछ फ़ॉलो-अप्स होते हैं जो मैंडेटरी होते हैं, 2 से 3 फ़ॉलो-अप्स हम लोग बुलाते हैं पेशेंट्स को, हुँ, जो आपको कराने हैं। फिर भी मेरा रिकमेंडेशन रहता है कि एनुअली साल भर में 1 बार आप डॉक्टर को दिखाते रहो या बीच में अगर आपको कुछ प्रॉब्लम होती है तब आप दिखाओ। लेकिन एनुअल फॉलोअप आप रेगुलरली कराते रहो, इवन आफ्टर डूइंग, इवन विद सर्जरी और विदाउट सर्जरी, सो दैट आई के अंदर, क्योंकि एक बीमारी हमने ख़त्म की आपकी आई के अंदर हाँ लेसिक जी। करके, बट एक आई एक ऐसा ऑर्गन है जिसमें बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। छोटी सी आँख है लेकिन हज़ारों बीमारियां हो सकती हैं, तो कोई और बीमारी तो डेवलप नहीं हो रही या कोई और दिक्कत तो नहीं हो रही और सिम्टम तो नहीं हो रहे, तो उसके लिए आप डेफिनेटली एक साल भर में एक चेकअप कराते रहो। और एक नया ट्रेंड चल पड़ा है जो आज से नहीं है, बहुत टाइम से है कॉन्टैक्ट लेंस। हम्म, लोग हम्म। जो है मतलब डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के लगा लेते हैं, ब्लू, ब्लैक मतलब जो उनके ऊपर सूट करता है। हम्म, हम्म। ये ठीक है क्या? सब लिमिट्स में अच्छा है। इट्स कॉन्टैक्ट लेंसेज का फैशन बहुत पुराना है, मतलब अभी भी, अब तो उसके बहुत सारे ऑप्शंस आ गए हैं, कलरफुल भी आ गए हैं। तो अगर आप सेफ्टी प्रोफाइल उसका आपको पता है, आपको डू एंड डोंट्स पता है, आपको पता है कि वो मेरे को कितनी देर की लगाने, कैसे लगाने, लगाने का तरीका पता है सही तरीके से। प्लस कॉन्टैक्ट लेंसेज जैसे हमारे कपड़े होते हैं, हुँ, सारे साइज सबको फिट नहीं आते, बिल्कुल। है ना? किसी का एम है, एक्सएल है, एक डबल एक्सएल है। इसी प्रकार से कॉन्टैक्ट लेंस भी डिफरेंट डिफरेंट साइजेस में आते हैं। उनके लिए पहले मेरे ख्याल से फर्स्ट प्रिस्क्रिप्शन जो होना चाहिए वो वहाँ डॉक्टर के पास जाके या किसी कॉन्टैक्ट लेंस स्पेशलिस्ट के पास जाके आप अपनी आई के मेजरमेंट करा लो कि आपको कितने कर्व के कॉन्टैक्ट लेंसेज चाहिए, क्या साइज़ के कॉन्टैक्ट लेंसेज आपको चाहिए। और अगर आप सही सही तरीके का कपड़ा पहनोगे तो फिट रहोगे, उसमें दिक्कत नहीं होगी। अगर मालूम पड़ा आपको डबल एक्सएल चाहिए और एम एम पहन के बैठे हो तो डेफिनेटली आपको प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाएगी। इसी प्रकार से कॉन्टैक्ट लेंसेज होते हैं, अगर आपकी आई के साइज़ के हिसाब से आपने करेक्ट कॉन्टैक्ट लेंस लगा रखा है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और आपको कुछ थोड़े से रूल्स हैं वो फॉलो करने हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है। जैसे सोना नहीं है, गंदा हाथ नहीं लगाना है, कोई भी हुँ, रगड़ना मसला नहीं है।
और तो आपको कॉन्टैक्ट लेंस से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और जितने घंटे के लिए रिकमेंडेड है उतने घंटे यूज़ करने। जी। बट अगर आप उनको फॉलो नहीं करते हो तो फिर डेफिनेटली यू विल एंड अप इनटू सम ट्रबल, और फिर आँख में इन्फेक्शन होने का और कभी-कभी जो है वो ब्लाइंडनेस होने का खतरा बढ़ जाता है उनके साथ। डॉक्टर, एक चीज़ देखी जाती है कि जो जैसे शादियाँ होती हैं ना, तो उसमें मैंने देखा है कि लोग जो है ना वो जाते हैं पार्लर में और अपनी पसंद की कि वो कॉन्टैक्ट लेंस ले आते हैं कि हम ये वाला लगाएँगे, और वो लगाते भी हैं, और मैंने बहुत बार देखा है कि उसके बाद जो है उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो जाती है, लेकिन वो 3 घंटे के लिए, 4 घंटे के लिए हमें सुंदर दिखना है तो हम लोग वो यूज़ कर लेते हैं, और मार्केट से सस्ते वाले भी उठा के ले आते हैं। हुँ, हुँ। तो ये भी हमारी आइज़ को बहुत इफ़ेक्ट करते हैं। इंडिया इज़ अ ह्यूज मार्केट। यहाँ पर जो है ना हर चीज़ का कंजप्शन बहुत है। इवन लाइक चाइनीज़ कॉन्टैक्ट लेंसेज़ भी बहुत कॉमनली मिल जाते हैं। दे दे कॉस्ट यू जस्ट ₹100 से कॉन्टैक्ट लेंस शुरू हो जाता है। हुँ। जो आपको डेली डिस्पोजेबल आते हैं मेरे ख्याल से वो 20 भी ₹30 का भी हाँ मिल जी, जाता है कि आपने एक दिन पहना और उसे थ्रो अवे कर दिया। ट्रू। तो 2-4 घंटे के लिए आपको अगर कुछ इस तरीके के वेडिंग वगैरह अटेंड करने हैं, बट क्वालिटी ऑफ दोज़ कॉन्टैक्ट लेंसेज़ आर रियली वेरी पुअर। और जो चीज़ जितना मतलब इट डिपेंड्स लाइक जितना सस्ता होगा, आप आँख में जो आपका बहुत सेंसिटिव ऑर्गन है आप उसमें लगा रहे हो, हुँ। तो वो बहुत ही डेंजरस है, और मेरे ख्याल से मैं एडवाइस नहीं करता कि आप इस तरीके से कुछ भी अपनी आँखों के साथ करें। क्योंकि एक बार आप करा लेते हो उसके बाद में फिर आई हैव सीन पीपल जिनके छोटे-छोटे अल्सर्स हो जाते हैं यार, उसके बाद फिर हज़ारों रुपया उन्हें अपने इलाज में लगाना पड़ता है, और कुछ न कुछ वो परमानेंटली वहाँ पे निशान छोड़ जाता है आई के अंदर। तो इसलिए बेटर आप अवॉइड करो उन चीज़ों को। आप कोई अच्छे ब्रांडेड कॉन्टैक्ट लेंसेज़ लो अगर आपको लगाना है तो, और विद अंडर आप जो है एक किसी स्पेशलिस्ट को दिखाओ या कॉन्टैक्ट लेंस प्रोवाइडर को दिखाओ, और उसके बाद में उसके प्रॉपर तरीके से आप यूज़ करो तो बढ़िया है उसका। अदरवाइज़ तो आपको कभी ना कभी वो इन्फेक्शन कर देगा। अब मासेस में बहुत बहुत सारे लोग इस पे आर्ग्यू करेंगे कि यार मैं तो 1 साल से लगा रही हूँ, 2 साल हुँ, से लगा रही हूँ, मेरे हुँ। को नहीं हुआ। तो सिंपल सा है, आप बिना हेलमेट के चलाओ, हो सकता है एक्सीडेंट ना हो, आपका काम चलता रहे, चलता रहे। लेकिन फिर भी अगर आप ट्रैफिक रूल्स फ़ॉलो नहीं करोगे, आप हेलमेट नहीं लगाओगे, आप ये सब चीज़ें करोगे, रिस्की ड्राइविंग करोगे, तो हुँ। डेफ़िनेटली यू विल मेट अप विद सम एक्सीडेंट वन डे। तो आपके ऊपर है कि आपको कब तक, कहाँ तक रिस्क लेना है, और वो कहीं न कहीं तो रिस्की है, और जब आपका एक एक बुरा दिन होगा, फिर आप रिग्रेट करोगे उस चीज़ को। इट्स बेटर कि आप पहले से सेफ्टी लो, प्रिकॉशंस लो और उस जी। हिसाब से फ़ॉलो करो। डॉक्टर, कभी-कभी हमारी आँखों से ना एक पतला-सा धागा भी निकलता है, देखा जाए। वो क्या होता है और वो किस वजह से होता है? ड्राई आइज़ डिज़ीज़ का एक पार्ट है। बेसिकली आँख के अंदर जो टीयर बने होते हैं, उसके 3 लेयर होते हैं। जो हुँ, सबसे अंदर वाला जो लेयर होता है, एक प्रोटीन होता है वो। उसके बाद एक लेयर होता है एक्वस, जो पानी की तरह होता है, और बाहर वाला जो लेयर होता है वो लिपिड होता है। हुँ, जिस प्रकार से मैं, जैसे ये कप है, इसमें मैं पानी भर देता हूँ, उसके ऊपर एक ऑयल की कुछ लेयर बना देता हूँ, तो उसको इवेपोरेट नहीं होने देगा। हुँ, तो इसी तरीके से ऊपर वाले ने जो हमारे टीयर बनाया है, एक बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, जिसमें एक आउटर मोस्ट लेयर जो है ऑयल की दी है, ताकि हमारे टीयर्स जल्दी से उड़ ना जाएँ, इवेपोरेट ना हो हुँ, जाएँ। उसके अंदर जो है उसको लुब्रिक्स करने के लिए, लुब्रिकेटिंग करने के लिए एक पानी का एक बड़ा-सा एक रिजर्वायर दिया, 90% लेयर जो पानी की दी हुई है। अब पानी आँख के साथ ऐसे चिपक नहीं सकता, तो उसको एडहियर करने के लिए एक प्रोटीन दी है। हुँ, तो वो म्यूसिन होती है। अब वो कभी-कभी तब ऊपर की दोनों लेयर हमारी ख़त्म हो जाती हैं। ड्राई आइज़ हो गए, जैसे हमने पूरे दिन बहुत काम किया और या हमने प्रॉपर तरीके से टेक केयर नहीं किया, ब्लिंक नहीं किया, तो मालूम पड़ा ऑयली लेयर डिप्लीट हो गई सबसे पहले, एक्वस लेयर भी ख़त्म हो गई। हुँ। तो वो प्रोटीन जो होते हैं, वो थ्रेड जो होते हैं, वो इनर मोस्ट म्यूसिन लेयर होती है, जो हम कभी-कभी पुल कर लेते हैं, जो थ्रेड लाइक धागे की तरह होती है। तो वो अगर आपकी आँख में आ रहा है, तो इसका मतलब आपको अच्छी खासी ड्राई आइज़ है, सीवियर ड्राई आइज़ है। आपको फिर किसी परामर्श की ज़रूरत है, और मेरे ख़्याल से उसमें लापरवाही ना करके आप उनको पुल करना बंद कीजिए और किसी डॉक्टर को फिर दिखाइए। और किसी-किसी की आँखें बहुत ज़्यादा लाल हो जाती हैं। हुँ, ऐसे हुँ। में क्या करना चाहिए? लालामी के बहुत सारे कारण हैं। अगर आपकी आँख में सिर्फ़ लालामी के साथ में अगर रोशनी में कमी है, तो फिर तो इमीडिएटली आपको दिखाना है। फिर डोंट यू डोंट हैव टू वेट। फिर तो किसी एक्सपर्ट को आप नियर बाय जो भी है वो दिखाइए। अगर आपको सिर्फ जैसे बाहर जाके पॉल्यूशन वगैरह में जाके, या आप बिना ग्लासेस के जाते हो तब लालमी होती है, तो वो हुँ, एलर्जी की वजह से हो सकती है। उस केस में आपको कोई भी प्रोटेक्टिव ग्लासेस यूज़ करने हैं। कुछ आई ड्रॉप्स आती हैं एंटी एलर्जिक्स, जिनको आप प्रयोग कर सकते हैं, उनसे कम हो जाता है। नींद पूरी अगर नहीं हो रही है, अगर आप बहुत घंटों तक स्क्रीन पे काम कर रहे हो तब रेडनेस हो रही है, तो वो रेडनेस ड्राई आइज़ की वजह से होती है। लालामी आँख की सबसे बड़ा सिम्पटम, सबसे पहला सिम्पटम होता है जो आता है, पानी, लालामी, हुँ, आँख में रड़कन चुभन होना, ये कुछ सिम्पटम्स होते हैं जो आपके सबसे पहले आते हैं, और बहुत सारी डिजीज़ स्पेसिफिक नहीं है, बहुत सारी डिजीज़ में, बहुत सारी आँख की कमियों में आ जाते हैं। तो उसमें ये है कि अगर आपको उनके साथ में और भी सिम्टम है,
तो आपको तुरंत एक बार एक फ़ॉलो-अप करा लेना चाहिए, एक चेकअप होना चाहिए। और आपको सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना है कि लालामी हो गई, आपने दवाई डाली, मेडिकल स्टोर से लेके लालामी ख़त्म हो गई, उसके बाद में फिर नेक्स्ट डे यही रूटीन होता रहा। क्योंकि आप यू डोंट नो अबाउट दोज़ मेडिसिन्स कि वो किस तरीके से आपकी आँख में काम करेंगे, कितना फ़ायदा करेंगे, कितना नुकसान करेंगे। तो इससे जी। बेटर है कि आप सेल्फ मेडिकेशन ना करा के एक बार एक चेकअप करा लीजिए। और अगर डॉक्टर आपको एडवाइस करे, जैसे हमारे पास पेशेंट्स आते हैं जिनके पास टाइम नहीं होता, हुँ। तो हम लोग कुछ मेडिसिन्स होते हैं जिनको साल-साल भर के लिए भी रिकमेंड कर देते हैं, भाई आप साल भर डालते रहो और सेफ़ हैं ये, आप यूज़ कर सकते हो। कहते हैं कि आँखों की रोशनी बढ़ानी हो ना तो नाखूनों को इस तरह से रगड़िए या फिर वो घी डालने का भी लोग कहते हैं कि घी डालिए आँखों में, फिर कहते हैं कि जो घास है उस पे नंगे पैर चलिए। हुँ, डॉक्टर हुँ। ये कितना सही है? ये सारे मिथ हैं। मुझे लगता है कि ये सारी जो चीज़ें हैं मतलब जो घास में चलने वाली चीज़ें हैं वो आपकी एक्टिविटी मॉर्निंग हुँ, एक्टिविटी मतलब आप 6 बजे उठ जाओ, 5 बजे उठ जाओ, घास में चलो मतलब आपका अर्ली मॉर्निंग का जो आपको ऑक्सीजन मिलेगा, वो आपकी पूरी बॉडी के लिए बढ़िया है। हुँ, और ख़ास तौर से जो छोटे-छोटे ऑर्गन्स हैं जैसे आईज़ है, स्मॉल ऑर्गन या आपके हेयर्स हैं या इन सब चीज़ों के लिए आपके फिंगर टिप्स हैं, हुँ। नर्व एंडिंग्स हैं जो पैर में होती हैं, ख़ास तौर से डायबिटीज़ में जो वीक होने शुरू हो जाते हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए आपको जो ये रिमोट जगह है जहाँ पर ऑक्सीजन कम पहुँच पाता है, लैक ऑफ ऑक्सीजन होता है, तो अर्ली मॉर्निंग की ऑक्सीजन बहुत हेल्दी होती है और आप कुछ एक्टिविटी कर रहे हो, आपका सर्कुलेशन बेटर हो गया, तो दैट इज़ इनडायरेक्टली गोइंग टू इम्प्रूव योर थिंग। नेल घिसना कितना काम का है वो उसका कोई लॉजिक नहीं है। आई थिंक इट्स अ मिथ क्योंकि इसका कोई कोरिलेशनशिप नहीं है आई की रोशनी के साथ में। और बाकी तो इसमें मुझे लगता है कि जो आई की रोशनी है वो न्यूट्रिशन से बहुत रिलेटेड है। अगर आप हेल्दी न्यूट्रिशन ले रहे हो, आपकी कुछ एक्टिविटी कुछ भी एक्सरसाइज कर रहे हो, अगर आपको लगता है कि 30 मिनट्स तक आपका जो है वो आपके जो हार्ट की बीट है वो ऊपर जा रही है, आपका हृदय गति थोड़ी बेटर हो गई, आपका सर्कुलेशन बेटर हो हुँ। गया, आप चाहे जिम करो, चाहे मॉर्निंग वॉक करो, ब्रिस्क वॉक करो या आप अनुलोम विलोम योगा वगैरह करो कोई भी, तो वो डेफिनेटली दे आर गोइंग टू हेल्प योर आइज आपको बेटर आँखों करने। के लिए हमें क्या एक्सरसाइज़ करनी चाहिए और किस तरह की डाइट लेनी चाहिए? आँखों की एक्सरसाइज मेनली हम लोग अभी क्योंकि बहुत सारे लोग स्क्रीन यूज़र हैं, तो हुँ, मैंने जैसे बताया उसमें 2-3 एक्सरसाइज हैं कि आपको फ्रीक्वेंट ब्लिंक करना है। ठीक है। जब आपको लगे कि बीच में टाइम है तो फ्रीक्वेंट ब्लिंक करना है। आप रोल ऑन कर सकते हो आई को अंदर, क्लॉकवाइज़, एंटी क्लॉकवाइज़। आँख बंद किया आपने, क्लॉकवाइज़ और एंटी क्लॉकवाइज़ 3-4 बार रोल ऑन कर लिया। ठीक है। तीसरा होता है 30 टू 20-20-20 रूल जिसमें आपको हर 20 मिनट काम करने के बाद में 20 सेकंड के लिए 20 फीट अपार्ट देखना है। अब हुँ, एक चैम्बर बैठे हैं जिसमें आप 10 फीट के हॉल में बैठे हो, आप 20 फीट अपार्ट नहीं देख सकते हो। ट्राई टू लुक आउटसाइड द विंडो। अगर विंडो भी नहीं है तो कोई बड़ी पेंटिंग टंगी हुई है, कोई अगर वॉल क्लॉक है उसकी तरफ आप देखो 20 सेकंड के लिए और फ्रीक्वेंट ब्लिंक उसमें करो। बच्चों में खास तौर से अकोमोडेशन बहुत पुअर होते हैं कभी-कभी, तो उसमें हम लोग पेन एक्सरसाइज बताते हैं, जिसमें एक पेन की टिप को देखकर आपको नोज़ के पास लाना है, फिर उसे दूर रहना है। हाँ तो आई जी। पुशअप्स कहते हैं इनको। तो ये भी आप ऐड ऑन कर सकते हो, जिनके बच्चों का अकोमोडेशन पुअर होता है, उनमें वो आई पुशअप्स काफ़ी हेल्प करते हैं और ये 15 से 20 बार एक दिन में जो है वो आप करो, तो उससे थोड़ा-सा फ़र्क पड़ता है, उससे बेटर रहता है। जिनको अर्ली थोड़े से ईज़ोफ़ोरियाज़ भी होते हैं, जैसे हिडन स्क्विंट कहते हैं, जैसे अगर आपको लगे कि कभी सोच रहा था, थोड़ी-सी आँख एक तरफ भाग गई, है ना? तो उन उन केसेज़ के लिए भी ये एक्सरसाइज़ जो है वो हेल्पफुल है। तो आप उसको ये रिकमेंड हम लोग कर सकते हैं। न्यूट्रिशन की बात आती है तो न्यूट्रिशन में जो एवरी कलरफुल थिंग ग्रीन वेजिटेबल्स हुँ, बहुत ज़रूरी हैं। कोई भी रॉ वेजिटेबल्स जैसे होते हैं हम लोग के इंडियन जो फूड होता है उसमें इतना रॉ वेजिटेबल्स का वो नहीं होता। सलाद बहुत कम लोग खाते हैं। फ्रूट्स का भी हम लोग कुछ ना कुछ उसका स्मूदी बना लेते हैं, कुछ भी कर लेते हैं। तो जितनी चीज़ नेचर ने जो दी हुई है और नेचुरल फॉर्म में दी हुई है, वो अगर उसका कुछ ना कुछ सेवन करते हैं तो वो आइज़ के लिए बहुत हेल्दी होता है। उसमें अच्छी मात्रा में कैरोटीन और कुछ रेयर विटामिन्स होते हैं, ल्यूटिन, ज़ाज़ेंथिन, ये सब मिलते हैं। जितने भी कलरफुल फ्रूट्स हैं और सीज़न वाइज़ जैसे मैंगो के सीज़न में मैंगो खाओ, उसमें भी अच्छा वो है और कैरेट के सीज़न में गाजर, कैरेट आप लो और बाकी इसमें जो है वो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स तो आपको थ्रू आउट ईयर मिल जाती हैं और रॉ फॉर्म में आप लो विदाउट कुकिंग दैम, विदाउट बॉइलिंग दैम वो दे आर एक्चुअली गोइंग टू हेल्प यू फॉर आई। एग एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है जो आपको प्रोटीन भी देता है और आई के लिए भी कुछ विटामिन्स होते हैं वो मिलता है। तो एटलीस्ट इवन यू आर टेकिंग अ वन फुल एग डेली, तो आई के लिए जो रिक्वायर्ड कुछ रेयर विटामिन्स होते हैं वो आपको मिल जाते हैं उसमें। एंड इफ़ यू आर अ वेजिटेरियन तो उसमें फिर आपको वेजिटेबल्स का सहारा लेना पड़ता है। एक चीज़ है जो अक्सर कहते हैं, जो हमारे बड़े-बूढ़े भी हमें कहते हैं कि जब आपकी आँखों में प्रॉब्लम हो या कुछ सर दर्द हो रहा हो, तो आप सुबह उठकर सूर्य नमस्कार कीजिए, सूरज को जल दीजिए और
मैं पर्सनली मानती हूँ कि मैंने जब ये 2-3 बार ऐसा किया तो बहुत फ़र्क पड़ता है। तो इसे इसे साइंस के साथ कैसे कनेक्ट कर सकते हैं? क्योंकि मतलब ये कहा जाता है कि सूरज को नमस्कार कीजिए, तो आपकी आँखों की रोशनी जो है वो ठीक रहेगी। क्या ये सही है? सूरज को नमस्कार वो बोलते थे अर्ली मॉर्निंग्स, हुँ, है ना? हाँ जी। जस्ट सनराइज वाला जो है। हुँ, अभी हम लोग अगर 11 बजे 10 बजे सूरज को तब वो ऊपर आ जाएगा तब देखेंगे तो आई के लिए बहुत हानिकारक है। जो उस वक्त यूवी रेडिएशन निकल रही बट होती है सूरज सुबह-सुबह से। तो ठीक है। अर्ली मॉर्निंग, अगर आप अर्ली मॉर्निंग हुँ, जस्ट बिफोर सनराइज या जस्ट एट द टाइम ऑफ सनराइज अगर आप देख रहे हो, तो अगर आप देखोगे उसकी जो रेड जो लाइट होती है वो थोड़ी सी लालिमा होती है। हुँ, उसमें इतने ज़्यादा यूवी रेडिएशन नहीं होता, दैट इज़ टुवर्ड्स इंफ्रारेड की तरफ होती है। दूसरा, सूर्य नमस्कार एज सच आपकी आईज के लिए नहीं, पूरी बॉडी के लिए बढ़िया है। आपका बैक से लेकर आपके सारे मसल्स ऑलमोस्ट वो हिट करता है सूर्य नमस्कार। तो वो आईज भी उसमें उसको भी वो डालते हैं। कोई वो एक पार्ट ऑफ एक्सरसाइज है, एक्टिविटी है। कोई भी एक्टिविटी आप अर्ली मॉर्निंग उठकर कर रहे हो तो यू आर गेटिंग बेटर ऑक्सीजन, जो आई के लिए भी बहुत अच्छी ज़रूरी चीज़ है और आई को भी बेनिफिट कर रही है डेफिनेटली। लेकिन स्टेयरिंग एट द सन वी डोंट रिकमेंड, क्योंकि सन की तरफ तब आप देख रहे होते हो तो कुछ किरणें होती हैं जो आपके पर्दे को जाके हिट करती हैं और आपकी जो टॉक्सिसिटी करती हैं। तो ट्राई टू अवॉइड, लाइक खास तौर से डे लाइट जो है वो थोड़ा सा उसमें आप गॉगल्स वगैरह यूज़ करो, हुँ, क्योंकि वो सनलाइट आपके अर्ली कैटरेक्ट फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। वो सनलाइट कभी कभी एक कुछ पर्दे से रिलेटेड डिजेनेशंस होते हैं उनके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। तो डोंट ट्राई टू स्टेयर एट द सन, क्योंकि सन की जो एनर्जी निकल रही है सन में, जो यूवी रेडिएशंस हैं, यूवीए भी सारे, वो आपकी आई के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। आप सन में जाके जो है अर्ली मॉर्निंग जाके सूर्य नमस्कार कोई भी एक्टिविटी करो, मॉर्निंग वॉक करो, योगा वगैरह करो, हुँ। दैट इज़ हेल्पफुल फॉर एंटायर बॉडी, आई के लिए भी है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जो किसी दूसरे का चश्मा ले लेते हैं, कहते हैं कि अच्छा ये दूर की नज़र का चश्मा है, दे दो ज़रा मेरे भी काम आएगा, या फिर पास की नज़र का चश्मा है, तो मेरे भी काम आएगा। मैंने बहुत से लोग ऐसे देखे हैं जो दूसरों का चश्मा लेकर वो कहते हैं कि भई मुझे बिल्कुल सही दिख रहा है इसके चश्मे हम्म। से। क्या ऐसा करना ठीक है? जो नंबर है वो एक बहुत बड़ा एक रेंज ऑफ उसमें विजन रहता है, डिपेंड करता है एज के ऊपर। हमारी आई के अंदर जो एक मांसपेशी है सर्कुलर, हुँ, उसका अपने अकोमोडेशन पावर है और कुछ नंबर वो एडजस्ट कर लेता है। तो उसमें क्या होता है कि अगर आप किसी का थोड़ा बहुत कम ज़्यादा नंबर पढ़ रहे हो तो आपका थोड़ा बहुत अकोमोडेशन अपनी आँख के अंदर मांसपेशी करके उसे एडजस्ट कर लेता है, बट वो करेक्टेड नंबर नहीं है। अगर आप उस गलत नंबर को लगाओगे तो फिर उसकी टेंडेंसी उस तरीके से हो जाएगी और उसकी वजह से आपका नंबर घट बढ़ सकता है, आपका बढ़ ही जाएगा बेसिकली गलत नंबर लगाने से। तो हमारा रिकमेंडेशन ये नहीं होता। अब जैसे इसमें एल्डरली जो होते हैं 40 ईयर्स के बाद में प्रेस हुँ, बायोपिया आता है, जिसमें नज़दीक का नंबर आ जाता है। अब सपोजली 40 ईयर्स पे किसी को एक नंबर की ज़रूरत है और किसी ने वो +2 नंबर किसी का ले लिया, जी। तो वो एक नंबर फेल है, फिर वो काम नहीं करेगा। जहाँ कम नंबर से उसका काम चल सकता था, उसको ज़्यादा नंबर की आदत होगी, उसने अपनी आई को उस तरीके से हो गया, तो बेसिकली हाँ, आपने अपना लॉस कर लिया उसमें। तो एक रेंज ऑफ जो ग्लासेस हैं वो आपकी आई एडजस्ट कर सकती है। कभी-कभी 2 से 3 नंबर तक हमारी आँखें अंदर से एडजस्ट कर लेती हैं। जो चश्मा आप पहनोगे उसके हिसाब से, तो आपको काम तो चल जाएगा, दिखेगा साफ, हुँ। बट आप अपना जो लॉन्ग टर्म में नुकसान कर रहे हो, वो ज़्यादा कर रहे हो। तो इट्स बेटर टू यूज़ करेक्टेड ग्लासेस। प्लस जो आप गलत नंबर लगा रहे हो, वो आपको आई स्ट्रेन भी ज़्यादा करेगा। जी। तो बेटर है आप सिर्फ वो ग्लासेस यूज़ करो जो आपकी रिक्वायरमेंट है, ना बहुत ज़्यादा, ना बहुत कम। अगर 7 साल के बच्चे को चश्मा लग गया है, हुँ, हुँ। तो क्या पूरी ज़िंदगी उसको चश्मा लगाना पड़ेगा, या कुछ एक्सरसाइज़, कुछ दवाइयाँ, कुछ ट्रीटमेंट ऐसा होगा जिससे उसके बाद अगर वो सही तरीके से करवाता है, तो उसको चश्मा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आगे? इसमें भी डिपेंड करता है कि उसका नंबर कितना है स्टार्टिंग में, अच्छा। है ना? और किस तरीके का नंबर है। जैसे माइनस में कुछ नंबर होते हैं, हुँ, जो एक बार अगर आपको 7 या 8 साल में अर्ली एज में आ गए, तो उसके चांसेस बहुत कम होते हैं। और बहुत सारे लोग क्लेम करते हैं, बहुत सारे अ, मतलब हिंदुस्तान में तो क्योंकि पैरेलल मेडिसिन्स भी चलते हुँ। हैं। आयुर्वेदा भी चल रहा है, यूनानी भी चल रहा है, बाबा मेडिसिन भी चल हाँ रही हैं, बहुत जी। सारे गुरुजी वगैरह भी चल रहे हैं। तो जो कुछ नंबर ऐसे होते हैं जो नहीं ख़त्म होते, जिनके लिए आपको रेगुलर फ़ॉलोअप कराना है और वो बढ़े ना, उनके लिए कुछ मेडिसिन्स भी हैं, उनको आपको रेगुलर करना है और कुछ प्रिकॉशंस जो फ़ॉलो करने हैं, जैसे स्क्रीन वगैरह, आपका विटामिन डी वगैरह ये अच्छा रखना है, न्यूट्रिशन अच्छा रखना है आपको। हुँ, हुँ, कुछ नंबर ऐसे होते हैं जो आपके जैसे एक्वायर्ड आए, एक्वायर्ड मतलब आपने मोबाइल फ़ोन चलाया बहुत ज़्यादा, उसकी वजह से आ गया और हुँ। थोड़ा बहुत नंबर है, 0.5 डायप्टर है, 1 नंबर है, पौना नंबर है। अगर आप उन चीज़ों को अवॉइड करते हो, आप न्यूट्रिशन बेटर करते हो, आप मोबाइल फ़ोन बंद कर देते हो, या आपका किसी कारण से आया वो नंबर, आपके न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी थी, विटामिन डी डेफिशिएंसी थी, एक्सेसिव आई रबिंग कर रहे हो आप, इन सब चीज़ों से आपका हो गया, एलर्जी की वजह से हो गया,
कि आपने एलर्जी थी और आपने जो है उसकी वजह से थोड़ा-सा नंबर इंड्यूस हो गया। वो तब हम लोग ट्रीट करते हैं तो वो नंबर ऑटोमेटिकली धीरे-धीरे कम हो जाते हैं और हुँ, ख़त्म भी हो जाते हैं। तो एक पार्ट सर्टेन पार्ट ऑफ दैट नंबर बट दैट रेशियो इज़ वेरी लेस लाइक अगर मैं कहूँ तो वो परसेंटेज बहुत कम है लाइक 10 से 15% जो नंबर हैं वो रिकवरेबल हैं बट वो अचानक से ख़त्म नहीं होते कि आपने मेडिसिन दिया, ट्रीटमेंट दिया, ख़त्म हो गया। डे टू टेक टाइम नंबर आना तो आसान होता है लेकिन नंबर जाना बहुत मुश्किल होता है। तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है, कुछ वो रिकवर कर सकते हैं। और मेजॉरिटी नंबर जो है तो वो आपको लगाना है रेगुलरली और वो आपके एज के साथ-साथ बढ़ते घटते रहते हैं। माइनस के नंबर हैं वो जैसे-जैसे आपकी हाइट बढ़ेगी, बढ़ेगा, 6-6 महीने पे आप चेकअप कराते रहो। हम लोग टारगेट करते हैं स्टेबिलिटी के लिए कि वो जी। स्टेबल हो जाए। और प्लस के जो नंबर हैं वो ऑलमोस्ट स्टेबल रहते हैं, वो बदलते नहीं हैं। तो दोनों तरीके से हैं, तो नंबर भी अलग-अलग तरीके से हैं, उसी हिसाब से फिर हम लोग को डिसाइड करना पड़ता है कि इसका क्या आगे जाके हो सकता है, तो उसी हिसाब से हम लोग फ़ॉलो-अप में बुलाते हैं। डॉक्टर एक लास्ट सवाल मैं हुँ, जानना हुँ, चाहूँगी हुँ। आपसे कि जब मैं अपने ट्रीटमेंट के लिए गई थी क्योंकि मुझे भी आइज़ में प्रॉब्लम हो रही थी, दर्द हो रहा था, तो एक चीज़ में मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाती हूँ जब वो मुझसे नंबर पढ़ाते हैं, हुँ, हुँ। मैं सब सही से पढ़ देती हूँ हुँ, हुँ। और वो समझ नहीं पाते हैं कि मतलब मैं सारे नंबर्स ठीक से पढ़ देती हूँ, सब कर देती हूँ। वो समझ ही नहीं पाते हैं कि मतलब मेरे चश्मे का जो नंबर है वो कौन-सा है और ये मुझे लगता है ये सिर्फ़ मेरी प्रॉब्लम नहीं होगी, ये बहुत से लोगों की प्रॉब्लम होगी। क्योंकि हम सारी चीज़ें सही से पढ़ देते हैं, ऊपर की हुँ, लाइन, नीचे की लाइन और जैसे हुँ, सबसे लास्ट की होती है छोटी वो भी। हुँ, लेकिन मैंने वो चश्मा बनवा भी लिया लेकिन उसके हुँ, बाद भी मेरा वो सर दर्द कम नहीं हुआ, तो मुझे लगा शायद कि हम शायद कई बार वो ढंग से बता ही नहीं पाते हुँ, हैं। हुँ। तो ऐसे में क्या किया जाए? जो प्लस के नंबर होते हैं ना, उनमें ये प्रॉब्लम होती है सबसे ज़्यादा, क्योंकि हमारे अंदर एक मैंने बताया एक मांसपेशी है, वो 3 नंबर तक अकोमोडेट कर लेती है, डिपेंडिंग अपॉन एज। छोटे बच्चों में वो 5-5, 6-6 नंबर भी अकोमोडेट कर लेती है। अब अगर वो मांसपेशी काम कर रही है और उसने वो लेंस में अकोमोडेशन कर रखा है, वो नंबर कवर अप कर रखा हुँ। है, तो आप सामने स्क्रीन पे जाओगे, सब कुछ पढ़ लोगे। हाँ जी। बट लेकिन अगर आप 15 मिनट वो काम करोगे कोई भी, जिसमें उसकी ज़रूरत है, तो आप थक जाओगे। इट्स जस्ट लाइक कैरिंग अ वेट। आपको मैं कोई वज़न दे दूँ और बोलूँ 15-20 मिनट आपको ये कप ही होल्ड करके रखना है 1 हुँ, घंटे, तो आप होल्ड नहीं कर पाओगे। हालाँकि हुँ, इसका वेट बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन थोड़ी देर में थक जाओगे। तो ऐसे ही होता है। तो उसके लिए हम लोग को जो है ना, वो डायलेट करने के बाद में, दवा डालने के बाद में रिफ्रेशन करना होता है। उसे वेट रिफ्रेशन कहते हैं, जिसमें हम लोग ये देखते हैं कि आपकी आई की रिक्वायरमेंट कितनी, कितना नंबर आपकी आई में एक्चुअल में है। और उसमें 2 पार्ट हैं, आपको भी बताना ज़रूरी है ये बात कि भाई जो आप कर पा रहे हो, वो आपकी आई मसल बहुत स्ट्रॉन्ग है, आप पढ़ हुँ, पा रहे हो सारी चीज़ें, नीचे तक पढ़ पा रहे हो। बट अगर मैं नीचे वाली लाइन पे आपको फ़ोकस करने को बोलूँ कि 20 मिनट तक ये नीचे वाली लाइन पे फ़ोकस करो, आप नहीं कर पाओगे। क्योंकि उसका स्टैमिना नहीं है इतना कि वो होल्ड कर सके वहाँ पे तक। जी। तो उस केस में आपको अगर कोई भी काम दूर पास का जिसमें आपको बहुत कॉन्संट्रेट करना है, बहुत देर तक करना है, तो देन यू रिक्वायर ग्लासेस। मे बी नॉट फॉर एंटायर टाइम, बट जब आप दूर पास का कोई भी काम करो जिसमें देर तक करना है, यू हैव टू कॉन्संट्रेट, आपका बनेगा ही नहीं कॉन्सेंट्रेशन। जी। आपको 15-20 मिनट में आँख में दर्द होना शुरू हो जाएगा। हुँ। तो बेटर टू यूज़ ग्लासेस। आप उस केस में आप पूरे टाइम लगा के तब लगा सकते हो। और अगर आपका काम ही पूरे दिन से स्क्रीन पे या ऐसा इस तरीके से काम है, तो इट्स बेटर टू यूज़ ग्लासेस एंटायर डे। डॉक्टर विदर्स की ऑडियंस को आप क्या टिप देना चाहेंगे आँखों के ऊपर? आँखों की बीमारियाँ बहुत बढ़ती जा रही हैं। अगर मैं देखता हूँ कि मेरे आज आज की तारीख में भी पहले मेरे पास में जैसे किसी भी आई सर्जन के पास में तब आप जाते थे, तब आप एक एज के बाद जाते थे 50-60 पे। आज मेरी ओपीडी में 50% जो पेशेंट्स हैं वो किड्स हैं, बच्चे हैं, जो भविष्य है हम लोग का बेसिकली। तो अगर वो आज आई सेंटर्स में जा रहे हैं, आइज़ की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, तो आप सोचो कि आने वाले दिनों में कितनी दिक्कत होने वाली है। तो ट्राई टू ट्राई टू अवॉइड स्क्रीन एज़ फार एज़ पॉसिबल इन किड्स लाइक। अपने बच्चों को किड स्क्रीन से दूर रखिए, सँभाल के रखिए, क्योंकि स्क्रीन के जो हैज़ार्ड्स हैं, अभी नया-नया मिला है, लेकिन स्क्रीन के जो हैज़ार्ड्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। और लेटर ऑन तब हम लोग रियलाइज़ करेंगे, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी और हम लोग काफ़ी आइज़ लॉस कर चुके होंगे, काफ़ी विज़न लूज़ कर चुके होंगे। और कुछ रेयर बीमारियाँ होती हैं तो जो बहुत-बहुत कॉमनली नहीं थी, लेकिन बिकॉज़ ऑफ स्क्रीन बहुत कॉमनली होने लगी हैं और वो ब्लाइंडनेस का बहुत बड़ा कारण बनेंगी आने वाले दिनों में। तो ट्राई टू अवॉइड स्क्रीन एज़ फार एज़ पॉसिबल। थैंक यू। थैंक यू डॉक्टर कि आप विदर्स में आए, आपने हमें टाइम दिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू अनु जी, थैंक यू। इट्स नाइस टॉकिंग यू एंड अच्छा लगा यहाँ आकर। थैंक यू वेरी हमें भी, मच। थैंक यू। तो विदर्स में आज हमने बात की आपकी आँखों की। आप जान गए होंगे कि आपको अपनी आँखों का ध्यान कैसे रखना है। ये जो सारा पॉडकास्ट हमने किया, ये हम कर रहे थे स्टूडियो कोहाट में। तो अगर आप भी इस तरह का पॉडकास्ट करवाना चाहते हैं, तो आप स्टूडियो कोहाट में आ सकते हैं। आपकी स्क्रीन पर जो नंबर आ रहे हैं, आप वहाँ पर कॉल कर सकते हैं।
विदस में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।